कांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसआईटी की टीम ने देर रात 50 पुलिस वालों और वकीलों के बयान दर्ज किए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोर्ट परिसर में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच जीवा की हत्या कैसे हो गई। क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि लखनऊ की जेल से पेशी के लिए जीवा को 10 पुलिस कर्मियों की सुरक्षा में कोर्ट लाया गया था, लेकिन आरोप है कि इतनी सुरक्षा के बाद भी शूटर विजय यादव ने जीवा को गोलियों से छलनी कर दिया। इसी वजह से एसआईटी की टीम ने देर रात वारदात के वक्त कोर्ट परिसर में मौजूद 50 लोगों के बयान दर्ज किए। इन लोगों में जीवा की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी और वकील शामिल हैं। इसके अलावा करीब 1 घंटे तक एसआईटी के अधिकारियों ने हत्या वाली जगह की जांच भी की। इस मामले में प्रशासन ने कोर्ट परिसर के अलग अलग गेट पर तैनात 6 पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान लापरवाही के आरोप में सस्पेंड कर दिया। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा को मारने की साजिश महाराष्ट्र में रची गई थी। 7 जून को संजीव जीवा की लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने जीवा को गोली मारने के आरोप में शूटर विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस इस बात का पता नहीं लगा सकी है कि हत्याकांड की साजिश किसने और कहां रची। लेकिन अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि संजीव जीवा को मारने की साजिश महाराष्ट्र में रची गई थी और वहीं शूटर विजय यादव को इस हत्या के लिए मोटी रकम देने का वादा किया था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि उसे कुछ पैसे एडवांस के तौर पर भी दिए गए थे। ये भी दावा किया गया कि पैसे मिलने के बाद विजय महाराष्ट्र से बहराइच आया, जहां उसे अमेरिका की अल्फा रिवॉल्वर दी गई। इसके बाद वो हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बस से बहराइच से लखनऊ पहुंचा था। उधर गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी पायल माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। लखनऊ में कोर्ट परिसर के अंदर जीवा की हत्या के बाद उसकी पत्नी पायल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। क्योंकि पायल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है, इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गिरफ्तार नहीं किए जाने की अपील की। इसके पीछे पायल ने यह दलील दी कि उनके पति संजीव जीवा की तरह उनकी भी हत्या की जा सकती है। अपनी अर्जी में पायल ने जीवा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की भी इजाजत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पायल माहेश्वरी की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस के गिरफ्तार नहीं करने का भरोसा देने के बाद भी वो अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। वहीं सरकारी वकील ने आरोप लगाया कि पायल जीवा का गैंग चलाती हैं और इसीलिए उन्हें कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि लखनऊ में कोर्ट के अंदर संजीव जीवा को ठिकाने लगाने के लिए शूटर विजय यादव करीब 1 महीने से रेकी करने में जुटा था, ताकि यह पता लगा सके कि लखनऊ जेल में पेशी के लिए जीवा किस गेट से दाखिल होता है। क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि विजय यादव वकील की ड्रेस में पहले से ही कोर्ट में मौजूद था और जैसे ही जीवा वहां पहुंचा उसने पीछे से उस पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि हत्याकांड को अंजाम देने के लिए विजय यादव 1 महीने से तैयारी कर रहा था। जीवा को मारने के लिए उसने कोर्ट परिसर की रेकी भी की थी। इसी वजह से पुलिस विजय यादव की कॉल डिटेल और कोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी पता चला कि विजय पिछले 3 साल से मुंबई में रह रहा था और 3 महीने पहले वो जौनपुर लौटा था। इसके बाद 11 मई को वो अपने घर से निकला और तभी से गायब था। उधर मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड में भी नए मोड़ सामने आ रहे हैं। इसमें मनोज साने नाम के आदमी पर अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या करके उसके टुकड़े करने का आरोप लगा था और अब पुलिस सूत्रों का दावा है कि मीरा रोड हत्याकांड का आरोपी मनोज साने लगातार बयान बदल रहा है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से पुलिस हत्या की वजह जानने के लिए मनोज साने से पूछताछ कर रही है, जिसमें आरोपी मनोज साने पर पुलिस जांच को गुमराह करने का आरोप लगा। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि वो लगातार अपने बयान बदल रहा है। उसने सरस्वती से 2014 में नहीं बल्कि 2010 में मुलाकात की बात कही और बताया कि वाशी की सब्जी मार्केट में मुलाकात के बाद वो उसे घर का काम कराने के लिए लाया था और इसके बाद वो दोनों 2010 से ही लिव इन पार्टनर की तरह रहने लगे। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि आरोपी मनोज साने ने पूछताछ के दौरान खुद को HIV पॉजिटिव बताया और दावा किया कि इसीलिए उसने अपनी पार्टनर के साथ कभी संबंध नहीं बनाए। अब पुलिस उसके HIV पॉजिटिव वाले बयान की सच्चाई जानने के लिए मेडिकल टेस्ट कराएगी। इसके बाद पुलिस सरस्वती का भी HIV टेस्ट करा सकती है, जिससे उसके बयानों की सच्चाई का पता लग सके, क्योंकि उसके इससे पहले पुलिस को दिए कई बयान भी गलत साबित हुए हैं। उधर मीरा रोड हत्याकांड में बेरहमी से मारी गई सरस्वती नाम की महिला के कई रिश्तेदार सामने आ गए। इससे पहले पुलिस ने उनके अनाथ होने का दावा किया था। ये वही मामला है जिसमें सरस्वती की हत्या के आरोप में उसके लिव इन पार्टनर मनोज साने पर हत्या का आरोप लगा और मुंबई की मीरा रोड पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जिसमें मुंबई पुलिस के सामने कई महिलाएं पहुंची जिन्होंने खुद को सरस्वती की रिश्तेदार बताया, जबकि पुलिस ने हत्या की वारदात सामने आने के बाद सरस्वती को अनाथ बताया था। लेकिन अब तक पुलिस के सामने 3 महिलाएं आ चुकी हैं और इन तीनों महिलाओं ने खुद को सरस्वती की बहन बताया, जिसके बाद पुलिस ने सरस्वती को अपनी बहन बताने वाली इन तीनों महिलाओं के बयान दर्ज किए। ये तीनों महिलाएं खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने आप को मृतका सरस्वती की बहनें बताया, जिसके बाद मुंबई पुलिस इन महिलाओं के बयानों की भी जांच कराने की तैयारी कर रही है। इस बीच मीरा रोड हत्याकांड की जांच कर रही मुंबई पुलिस को हत्या के आरोपी मनोज साने और उसकी लिव इन पार्टनर सरस्वती की शादी होने की जानकारी मिली।
पुलिस को सरस्वती के शव के टुकड़े मनोज साने के मीरा रोड वाले फ्लैट से मिले थे और अभी तक पुलिस इस मामले में सरस्वती को उसका लिव इन पार्टनर मानकर जांच कर रही थी। लेकिन अब पुलिस के सामने खुद को सरस्वती की बहन बताने वाली तीनों महिलाओं ने उन दोनों की शादी होने का दावा किया, जिसके बाद पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए, जिसमें उन महिलाओं ने पुलिस को बताया कि उनकी बहन सरस्वती ने मनोज साने से किसी मंदिर में शादी की थी और इस शादी के बाद सरस्वती ने अपनी बहनों को बताई थी। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि सरस्वती की 5 बहनें हैं, जिनमें 3 बहनें पुलिस के सामने आई, जिसके बाद पुलिस उन महिलाओं का डीएनए मृतक सरस्वती से मैच कराने की तैयारी कर रही है और मुंबई पुलिस सरस्वती का शव भी उन्हें सौंपने की तैयारी कर रही है। बॉडी है उसको हैंडओवर करने का प्रोसेस चालू है। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी मनोज साने सरस्वती से मिलने अहमदनगर के उस आश्रम में भी जाता था जहां वो पढ़ाई करती थी, लेकिन सरस्वती लोगों को उसे अपना मामा बताती थी, इसीलिए उसने शादी के बारे में भी किसी को नहीं बताया। वहीं पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि मीरा रोड हत्याकांड में आरोपी मनोज साने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती के साथ मारपीट करता था। सूत्रों ने यह दावा मनोज साने से हुई पूछताछ के आधार पर किया। गिरफ्तार किए गए मनोज साने पर अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती की हत्या के बाद उसके शव के टुकड़े करने का भी आरोप है और इस मामले में सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पता लगा कि आरोपी मनोज साने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती को पीटता था, जिसके बाद पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या सरस्वती ने अपनी बहनों को भी मारपीट की बात बताई थी, क्योंकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि सरस्वती अपनी बहनों से लगातार फोन के जरिए संपर्क में थी, इसीलिए पुलिस उनसे मारपीट के दावों की तस्दीक करेगी, जिसके लिए मुंबई पुलिस को उन तीनों महिलाओं के डीएनए टेस्ट का इंतजार है, जिन्होंने खुद को सरस्वती की बहन बताया। पुलिस मान रही है कि सरस्वती की बहनों के सामने आने से इस केस की जांच में उसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, इसीलिए मुंबई पुलिस उनमें एक महिला का डीएनए टेस्ट कराने के लिए जेजे अस्पताल ले गई, जिसके बाद उसे सरस्वती के डीएनए से मैच कराया जाएगा। इस बीच मुंबई पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि मीरा रोड केस में आरोपी मनोज साने ने अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती की मौत की वजह जहर पीना बताया, जबकि उस पर आरोप है कि उसने सरस्वती की हत्या करके उसके शव के टुकड़े कर दिए थे। और इसी मामले में हत्या के आरोपी मनोज साने ने पूछताछ में पुलिस को अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती की मौत की वजह जहर पीना बताया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने पूछताछ में बताया कि 3 जून को उसका अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती से झगड़ा हुआ, जिसके बाद सरस्वती ने जहर पी लिया और उसकी मौत हो गई। इससे वो घबरा गया और फंसने के डर से उसने उसके शव को ठिकाने लगाने की ठानी, जिसके बाद उसने उसके शव के टुकड़े किए और उन्हें ठिकाने लगाने लगा। उसने पुलिस को यह भी बताया कि इसके बाद वो भी खुदकुशी करने वाला था, लेकिन उसका ये बयान पुलिस की जांच में झूठा निकला। सूत्रों ने बताया कि उसने जांच को गुमराह करने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस को फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद वो सरस्वती के शव के गायब हिस्सों की तलाश करेगी। इधर दिल्ली के पास गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण केस में भी नए पर्दाफाश हो गया। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण करवाने का आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो फरार है, लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि बद्दो एक नए गेमिंग ऐप वैलोरेंट का भी इस्तेमाल कर रहा था। इस मामले में अब तक ऑनलाइन गेमिंग ऐप फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड ऐप की ही जानकारी सामने आई थी, लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि बद्दो ने अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए नए गेमिंग ऐप वैलोरेंट का भी सहारा लिया। आरोप है कि बद्दो इस गेम को खेलने के लिए नाबालिगों को उकसाता था और उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हिंदू लड़कों पर ही होती थी। यही नहीं, इस काम के लिए वो सिर्फ उन बच्चों को ही चुनता था जो ऑनलाइन गेम खेलने में ज्यादा वक्त बिताते थे, ताकि वो उसके झांसे में आसानी से फंस सकें। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो जिस गेमिंग ऐप फोर्टनाइट का इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए कर रहा था, उसका सर्वर दुबई में हो सकता है। ये जानकारी मिलते ही जांच एजेंसियां इसका पता लगाने में जुट गईं। वहीं गाजियाबाद पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बद्दो घंटों फोन पर नाबालिगों का ब्रेन वॉश करता था। खबर है कि पुलिस को यह अहम जानकारी बद्दो की कॉल डिटेल से मिली, जिसके मुताबिक बद्दो अपना मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ गेमिंग ऐप का ही सहारा नहीं लेता था, बल्कि वो नाबालिग लड़कों से घंटों फोन पर बात भी करता था। पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि इस दौरान बद्दो उन लड़कों का ब्रेन वॉश करता था। इसके लिए वो उन्हें इस्लाम धर्म की खूबियां बताता था, ताकि नाबालिग लड़के उससे प्रभावित होकर उसकी बातों में आ जाएं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गाजियाबाद के ही एक लड़के से बद्दो ने जनवरी से मई के बीच 73 बार फोन पर बातचीत की। इसी तरह वो कई दूसरे लड़कों के साथ भी फोन पर घंटों बात करता था। आरोप है कि बद्दो के निशाने पर सिर्फ हिंदू लड़के ही थे। इस बीच गाजियाबाद में गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण के मामले में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि बद्दो कोर्ट में सरेंडर करने की फिराक में है। ये मामला सामने आने के बाद से ही बद्दो फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि बद्दो किसी भी तरह कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है। वो न सिर्फ यूपी बल्कि महाराष्ट्र या दूसरे किसी राज्य में सरेंडर करने की फिराक में है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बद्दो के कई जानकार अलग अलग राज्यों में हैं जो इस काम में उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, खबर यह भी है कि बद्दो गाजियाबाद कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कुछ लोगों के संपर्क में भी है। हालांकि यूपी पुलिस की घेरेबंदी की वजह से वो अब तक अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सका। वहीं गाजियाबाद पुलिस सूत्रों का दावा है कि गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले का आरोपी बद्दो विदेश भागने की फिराक में है, जिसे देखते हुए पुलिस उसका पासपोर्ट जब्त करवाने की तैयारी कर रही है।
ताकि फरार चल रहा शाहनवाज और बद्दो किसी भी कीमत पर देश से बाहर न भाग सके। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि बद्दो की ग्रुप चैट से ये जानकारी मिली कि वो नाबालिगों को दुबई ले जाना चाहता था। ऐसे में पुलिस को अंदेशा है कि दुबई में पहले से ही बद्दो के कई जानकार मौजूद हैं और उन्हीं के भरोसे वो भारत से भागकर दुबई में शरण ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसीलिए गाजियाबाद पुलिस बद्दो का पासपोर्ट जब्त करवाने की तैयारी में है। हालांकि पुलिस को अब तक की जानकारी नहीं मिली है कि बद्दो के पास पासपोर्ट है भी या नहीं, लेकिन पुलिस को डर है कि वो फर्जी पासपोर्ट बनवाकर भी विदेश भाग सकता है। उधर पिछले साल 24 फरवरी को शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का युद्ध वक्त बीतने के साथ ही खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि 3 रोज पहले खैरसॉन में बांध पर हुए हमले के बाद भी वहां बमों के धमाके थम नहीं रहे, जबकि बांध फूटने की वजह से खैरसॉन का ज्यादातर इलाका बाढ़ जैसे हालात से जूझ रहा है। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने बाढ़ से बचने के लिए खैरसॉन छोड़ रहे लोगों पर 24 घंटे के अंदर करीब 40 से ज्यादा हमले किए, जिससे वहां कुछ लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग खैरसॉन के नोवा कोकोवका बांध के टूटने के बाद वहां से निकलने की कोशिश में लगे थे, लेकिन इससे पहले कि वो बाढ़ग्रस्त इलाके से निकल पाते रूस ने उन्हें निशाने पर ले लिया। खैरसॉन के गवर्नर ने आरोप लगाया कि रूस ने पिछले 24 घंटों में वहां 40 से ज्यादा हमले किए, जिससे वहां 2 लोगों की जान तक चली गई। खैरसॉन के नोवा कोकोवका बांध पर मंगलवार को इतना जबरदस्त हमला हुआ था कि वो फूट गया था। इस हमले के बाद वहां के हजारों लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था, जिसके बाद वो लोग खतरे वाली जगह से दूर जाने की कोशिश में थे। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने इसी मौके का फायदा उठाकर उन लोगों पर बम बरसाया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान पर बनाई। लेकिन दूसरी तरफ इसी बांध के पास रेस्क्यू में जुटे जवानों पर हुए हमले का आरोप रूस ने यूक्रेन पर लगा दिया। एक दिन पहले जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूसी सैनिकों ने राहत और बचाव दल में जुटे उनके लोगों को निशाने पर लिया था, लेकिन रूस ने जेलेंस्की के इस दावे को झूठा बताते हुए यह आरोप लगाया कि बचाव दल के लोगों पर जो हमले हुए उसका जिम्मेदार रूस नहीं बल्कि यूक्रेन था, जिसने रूस को बदनाम करने के इरादे से बाढ़ प्रभावित इलाके में राहत और बचाव दल के लोगों को निशाने पर लिया और उसका इल्जाम रूस के सिर पर मढ़ने की साजिश रची। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने राहत काम में जुटे उसके कई सैनिकों पर गोलियां दागी, जबकि एक दिन पहले जेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि हमला रूसी सेना ने किया है और उनके निशाने पर यूक्रेन के सैनिक थे। पर रूस ने यूक्रेन के आरोप को झूठा बताते हुए उल्टा उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने क्राइमिया के ऊपर उड़ रहे अपने ड्रोन को यूक्रेन का ड्रोन समझकर मार गिराया। काला सागर के किनारे बसा क्राइमिया 2014 से पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन उसके बाद से इस पर रूस का कब्जा है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कुछ रोज पहले ही जेलेंस्की ने अमेरिका के दम पर क्राइमिया को रूस से छीनने की कसम खाई थी। इसी वजह से पिछले कुछ महीनों से क्राइमिया यूक्रेन की सेना के निशाने पर है। तो वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के इन हमलों से डरकर पुतिन ने क्राइमिया की सुरक्षा में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी दौरान पुतिन की फौज ने क्राइमिया पर उड़ रहे एक ड्रोन को मार गिराया। रूस का दावा था कि यह ड्रोन यूक्रेन की सेना का है, लेकिन जब इसकी तस्वीरें सामने आई तो रूस की पूरी पोल खुल गई, क्योंकि जिस ड्रोन को गिराया गया वो ईरान का मोहाजिर 6 ड्रोन निकला, जिसका इस्तेमाल रूस कई बार यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर चुका है। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेशनल बेसबॉल प्लेयर खुदकुशी मामले में अब्दुल अंसारी नाम के आरोपी पर उस लड़की के पिता ने ब्लैकमेल करने का आरोप लगा दिया। 1 रोज पहले उस नेशनल बेसबॉल प्लेयर ने खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि आरोप है कि अब्दुल मंसूरी ने उस लड़की का एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी थी। बेसबॉल खिलाड़ी के पिता ने आरोप लगाया कि अब्दुल मंसूरी ने अपनी पहचान छिपाकर उसकी बेटी से दोस्ती कर बात करना शुरू किया, लेकिन जब उस लड़के की असलियत का पता चला तो उसकी बेटी ने उस लड़के से बात करनी बंद कर दी, जिसके बाद वो लड़का नेशनल बेसबॉल खिलाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देने लगा, जिससे तंग आकर उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। तो जो है मुस्लिम लड़का, बच्ची ने इससे बातचीत करना बंद कर दी। पुलिस ने आरोपी अब्दुल मंसूरी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं खुदकुशी करने वाली नेशनल बेसबॉल खिलाड़ी की मां ने अब्दुल मंसूरी नाम के आरोपी पर आरोप लगाया कि वो उनकी बेटी पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था। एक दिन पहले उस लड़की ने पंखे से लटककर अपनी जान दे दी, जिसके लिए उसकी मां ने अब्दुल मंसूरी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब्दुल उनकी बेटी का धर्म बदलवाकर उससे शादी करना चाहता था, जिसके लिए वो लड़की तैयार नहीं थी। लेकिन आरोप है कि अब्दुल ने उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी, जिससे तंग आकर लड़की ने फांसी लगा ली। तुम्हारा बच्ची हमारा धर्म कबूल नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा तो तुम्हारा परिवार को हम मार डालेंगे। हालांकि मामले की जांच में जुटी पुलिस ने धर्मांतरण के आरोपों से साफ इनकार किया। कोई धर्मांतरण वाली, कोई लव जिहाद वाली या उनकी चैटिंग में आपस में इंस्टाग्राम की कोई भी तथ्य नहीं है। हालांकि मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने आरोपी के मोबाइल फोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। इधर पाकिस्तान की एक मस्जिद में इमाम की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़ाने और चंदा जमा करने पर विवाद चल रहा था। इस बीच एक आदमी नमाज पढ़ रहे लोगों के बीच घुसा और इमाम को घसीटने लगा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका और इमाम को पीटता रहा। वीडियो में देखा गया कि मस्जिद में नमाज चल रही थी। इस बीच एक आदमी लोगों के बीच घुसा और इमाम को पकड़कर उसके साथ बदसलूकी करने लगा, जिसे देखकर आसपास के लोग खड़े हो गए और उसे रोकने लगे, लेकिन वो आदमी पूरी ताकत से भीड़ के बीच में इमाम को मारता रहा। इस दौरान उस आदमी ने इमाम पर जमकर लात घूंसे बरसाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
बताया गया कि जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त मस्जिद में कुल 20 से 25 लोग मौजूद थे। इस बीच ब्रिटेन की नौसेना ने दावा किया कि रूस के जंगी जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा में देखे गए और जानकारी दी कि रूस के 3 जंगी जहाज ब्रिटेन की समुद्री सीमा में घुस गए। यूक्रेन के साथ जंग के बाद रूस की अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से दुश्मनी बढ़ गई और ब्रिटेन भी उन देशों में शामिल है, क्योंकि ब्रिटेन खुलकर कह चुका है कि जब तक जंग खत्म नहीं होगी वो यूक्रेन का साथ देगा। यानी ब्रिटेन भी अमेरिका की तरह रूस का जानी दुश्मन बन गया। और ब्रिटेन की नौसेना के नए दावे ने दोनों देशों की दुश्मनी की आग में घी डाल दिया, क्योंकि ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने अपनी समुद्री सीमा में रूस के 3 जंगी जहाज देखने का दावा किया। ब्रिटेन की नौसेना ने जानकारी दी कि उसके HMS डिफेंडर ने रूस के जंगी जहाजों को अपनी सीमा में मंडराते देखा, क्योंकि ब्रिटेन का ये जंगी जहाज न सिर्फ जंग लड़ सकता है बल्कि समुद्री लुटेरों और जासूसी जहाजों को भी पकड़ सकता है। ब्रिटेन ने दावा किया कि उसके इसी हाईटेक जहाज ने रूस के जहाजों का पता लगाया और यूक्रेन जंग के बाद तो ब्रिटेन ने अपने समुद्री इलाके में HMS डिफेंडर की गश्त और बढ़ा दी। इधर राजस्थान के अलवर में एक रिहायशी इलाके में बाघ दिखने के बाद हड़कंप मच गया। जिस इलाके में बाघ दिखा वो सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास है। रिहायशी इलाके में बाघ के घूमने के कुछ वीडियो भी सामने आए, जिनमें वो बाघ घरों के पीछे बनी नहर की दीवार पर टहलता नजर आया। वीडियो में वो बार बार उस दीवार पर एक से दूसरे छोर की तरफ टहलता दिखा। पास के मकान में रहने वाली एक महिला ने बताया कि जंगल से आने के बाद बाघ काफी देर तक उस दीवार पर चलता रहा। ऊपर जा रही थी तो मैंने देखा, फिर हमारे घर डॉगी है तो उसकी तरफ देख रहा था, उसको अंदर किया मैंने। बाद में उस महिला ने इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी, जिसके बाद कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसका असर यह हुआ कि वो बाघ जंगल की तरफ भाग गया। करीब 1 महीने पहले भी जंगल के पास मौजूद एक मंदिर के पास बाघ देखा गया था और एक बार फिर इसी तरह की घटना सामने आने के बाद वहां दहशत फैल गई। इस बीच दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई और कपिल गैंग के 2 शार्प शूटरों को क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और इन दोनों शार्प शूटरों पर दिल्ली बीजेपी के एक नेता की हत्या का आरोप है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। और जैसे ही पुलिस को इन दोनों के बारे में सूचना मिली, पुलिस एक्शन में आई और उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगी। लेकिन पुलिस को आता देख दोनों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नीरज भवानिया गैंग का एक बड़ा गैंगस्टर है, उसका मर्डर करने के लिए दिल्ली आए हुए थे। पुलिस ने बताया कि इन दोनों शूटरों पर कई केस दर्ज हैं और मुठभेड़ के बाद इनके पास से जिगाना पिस्तौल भी बरामद हुई। वहीं आरोप है कि इन दोनों आरोपियों ने ही अतीक के शूटरों को जिगाना पिस्तौल दी थी, जिससे अतीक अहमद की हत्या हुई थी। उधर झारखंड के धनबाद में एक अवैध कोयला खदान ढहने की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें दबने से करीब 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि खदान से कोयला निकालने का काम चल रहा था, तभी अचानक तेज आवाज हुई और खदान ढह गई और कोयला खदान में काम करने वाले कई लोग इसमें दब गए, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ CISF की टीम खदान पर पहुंची और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान खदान में फंसे कई घायल लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन खदान में दबने से कुछ लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि धनबाद के झरिया इलाके में धड़ल्ले से कोयले का अवैध कारोबार किया जा रहा था। यहाँ के जितने भी कोयला का चोर है जो रोज तस्लीली करते हैं, उस पर अविलंब FIR दर्ज हो। वहीं इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 4 साल की बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया। परिवार ने दावा किया कि बच्ची अपने घर के बाहर से खेलते खेलते गायब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने करीब 2 दिन बाद बच्ची का शव नाले से बरामद किया। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या मुंह दबाकर की गई और बाद में उसे एक बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया गया, जिसका आरोप बच्चों के पड़ोस में रहने वाले एक परिवार पर है। जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। 4 संदेहियों को जो पड़ोसी हैं उनको कस्टडी में लिया गया है, निरंतर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को घर के बाहर से पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने किडनैप किया और फिर मां, बहन और बहन के दोस्त ने पहले बच्ची का मुंह दबाकर उसकी हत्या की, फिर उसका शव नाले में फेंक दिया, जिसका जिक्र पुलिस ने बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किया। उधर आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान के 250 फाइटर जेट कबाड़ होने वाले हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को जल्द ही अपनी वायुसेना के लिए नए लड़ाकू विमान खरीदने होंगे। लेकिन पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि वो लड़ाकू विमान खरीदने पर भारी रकम खर्च कर सके। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। पाकिस्तान इन दिनों किसी तरह लोगों के खाने पीने का ही इंतजाम करने में जुटा है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने अपनी वायुसेना के पुराने बेड़ों को हटाने की बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान के इस बेड़े में 250 फाइटर जेट हैं, यानी उसे किसी भी तरह इतने ही नए लड़ाकू विमान खरीदने होंगे। जबकि कंगाली की वजह से पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में अपने रक्षा खर्च में कटौती करने का ऐलान किया था। हालांकि वहां के मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने J-10 फाइटर जेट खरीदने के लिए चीन के साथ डील की है। इधर महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार को ट्विटर के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई। शरद पवार की बेटी और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने आरोप लगाया कि शरद पवार को जान से मारने का धमकी भरा एक मैसेज उनके व्हाट्सएप पर भी आया।
जिसमें यह लिखा गया कि एनसीपी के मुखिया शरद पवार को जान से मारने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस धमकी भरे मैसेज के बाद उनकी बेटी और एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय से भी एक्शन लेने की मांग की। ऐसी जो हरकतें हो रही है ये गंदी घटिया राजनीति है। धमकी भरे इस मैसेज में ये चेतावनी दी गई कि शरद पवार का हाल नरेंद्र दाभोलकर जैसा कर दिया जाएगा। नरेंद्र दाभोलकर ने महाराष्ट्र में अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाने वाले अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम के संगठन की स्थापना की थी, जिसके बाद उन्हें 2013 में सरेआम गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। और सिर्फ शरद पवार ही नहीं बल्कि उद्धव गुट के नेता संजय राउत और उनके भाई सुनील राउत को भी फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। संजय राउत का आरोप है कि धमकी भरा यह फोन उनके भाई सुनील राउत के पास आया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की। संजय राउत ने इसके लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भी लिखी। साथ ही ये आरोप लगाया कि उन्हें धमकी देने वाला शख्स महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ एक पोस्टर में भी दिखाई दिया। इस दौरान उन्होंने शिकायत करने के बावजूद इस मामले में एक्शन न लिए जाने पर भी आपत्ति जताई। उधर पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ जवानों ने सीमा पार से घुसपैठ करने वाले एक ड्रोन को मार गिराया और उससे 5 किलो हेरोइन बरामद की। बीएसएफ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हेरोइन भेजी गई, लेकिन बीएसएफ जवानों ने पाकिस्तान की इस साजिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ के मुताबिक पाकिस्तान सीमा के पास अमृतसर के राय गांव में ड्रोन की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक्शन लेते हुए जवानों ने उसे मार गिराया। और जब ड्रोन की तलाशी ली गई तो उससे पीले रंग का एक पैकेट बरामद हुआ, जिसमें हेरोइन के 5 पैकेट मिले। इससे एक दिन पहले भी बीएसएफ ने अमृतसर के भैनी राजपुताना गाँव में एक ड्रोन को मार गिराया था, जिससे 2 किलो हेरोइन बरामद की गई थी। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां 8 महीने पहले दफनाया गया एक लड़का जिंदा होकर घर लौट आया, जिसके बाद घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 8 महीने पहले इस लड़के को मरा हुआ मानकर किसी दूसरे के शव को परिवार वालों ने दफना दिया था। लेकिन अचानक इस लड़के ने घर लौटकर सबको चौंका दिया। बहुत खुशी हो रहे हैं बाबू के देख के। बताया गया कि 8 महीने पहले ये लड़का ट्रेन से दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, लेकिन रास्ते में यात्रियों ने मोबाइल फोन की चोरी के आरोप में इसके साथ मारपीट की और फिर उस लड़के को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इस घटना के बाद पुलिस ने परिवार वालों को बताया कि उस लड़के की मौत हो गई। इसके साथ ही पुलिस ने परिवार वालों को शव भी सौंप दिया। हालांकि लड़के के जिंदा लौट आने के बाद पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसने जिसका शव सौंपा था वो कौन था। उधर अमेरिकी अखबार द हिल ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करने वाला बिल अमेरिका की संसद में पेश ही नहीं हो पाया। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, जिसके लड़ाके पुतिन के एक इशारे पर किसी भी देश पर कहर बरपाने के लिए तैयार रहते हैं। और अमेरिका का आरोप है कि पुतिन ने अपनी इस प्राइवेट आर्मी से अफ्रीका के कई देशों को बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर विरोधियों को टॉर्चर करने, रेप और अगवा करने के आरोप भी लगते रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका ने वैगनर ग्रुप पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली। बाकायदा अमेरिकी संसद में वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए एक बिल भी पेश किया गया। लेकिन अमेरिकी अखबार द हिल का दावा है कि बाइडेन की सरकार को उस वक्त झटका लगा जब संसद में रूस के वैगनर ग्रुप को प्रतिबंधित करने वाला बिल पेश नहीं हो पाया। इस बीच पुतिन के ही एक अधिकारी ने वैगनर ग्रुप को रेप और अगवा करने वाला संगठन बता दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जिस अधिकारी ने यह दावा किया उसे भी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने पकड़ लिया था, लेकिन वो किसी तरह से उनके चंगुल से बचने में कामयाब हो गए। पश्चिमी मीडिया ने उस अधिकारी के हवाले से यह दावा किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस के सैनिकों का ही रेप कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा तो ये तक किया गया कि जवानों का रेप करने के लिए उनका अपहरण तक किया जा रहा है। बताया गया कि पुतिन के उस अधिकारी को भी बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने पकड़कर उन्हें टॉर्चर किया। दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की चोरी भी कर रहे हैं। इधर ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद जिस स्कूल में शवों को रखा गया था, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वहां जाने से घबरा रहे हैं। 2 जून की शाम बालासोर में एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जिसमें करीब 288 लोगों की जान चली गई थी, जिनके शवों को बालासोर के बहानगर रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूल में रखा गया था, जिसके बाद बच्चों ने स्कूल जाने से मना कर दिया। क्योंकि ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद एक साथ बड़ी संख्या में शवों को वहां से निकाला गया और मुर्दा घर में शवों को रखने के लिए जगह नहीं बची थी, जिससे बहानगर रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूल में शवों को रखा गया था। यही वजह कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खौफ से भर गए और उन्होंने उस स्कूल में जाने से इनकार कर दिया। मेरा दिल घबरा गया है, वो उसको देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। वहीं स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर बच्चों को समझाने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं पूरी तरह चेंज किया जाए इस स्कूल को। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। इसके अलावा स्कूल में पूजा और हवन कराने की भी बात की जा रही है। उधर यूक्रेन में रूस की फौज के पास हथियारों की कमी से रूस के रक्षा मंत्री परेशान हो गए। पहली बार उन्होंने ये माना कि जंग लड़ रहे उनके जवानों तक तेजी से हथियार नहीं पहुंच रहे। पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा करता आया है कि रूसी सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है, लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु ने भी ये मान लिया कि उनके जवानों तक हथियार तेजी से पहुंचाने की जरूरत है। इसीलिए सिर्गेई शोइगु ने खुद एक हथियार डिपो का जायजा लिया। उनके मुताबिक जंग के मैदान में तेजी से सैनिकों तक गोला बारूद नहीं पहुंच पा रहा।
दावा है कि हथियारों की कमी की वजह से रूसी सेना अब यूक्रेन पर उतने भीषण हमले नहीं कर पा रही जो यूक्रेन के सैनिकों को पीछे खदेड़ सके। यूक्रेन जंग के बीच ऐसा पहली बार है जब रूस के रक्षा मंत्री ने जंग लड़ रहे सैनिकों के पास हथियारों की कमी की बात मानी हो। इस बीच हैदराबाद में बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्कूल और कॉलेजों में बढ़ी फीस के खिलाफ विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्कूल कॉलेज मनमानी फीस वसूल रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्कूल और कॉलेजों पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात करना पड़ा। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। तेलंगाना की गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फीस को लेकर फेल हो चुकी है। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने सरकारी नियमों के खिलाफ लाखों की फीस वसूलने वाले निजी कॉलेजों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने के आरोप पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। कई लोग मंदिर के बाहर जुट गए और नारेबाजी करने लगे। इस बीच मंदिर को गंगा जल से धोया भी गया, जिसके बाद स्थिति को काबू में करने के लिए डीएम और एसपी को मंदिर में जाना पड़ा और डीएम ने लोगों से बातचीत करके हंगामे को शांत कराने की कोशिश की, क्योंकि प्राचीन चंडी मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने के आरोपों से लोग बेहद गुस्से में थे। मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोपों की पड़ताल के लिए पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मंदिर कमेटी के साथ और जो सभी लोग उस समय मौजूद थे उनसे बात की है। आरोप है कि एक शख्स ने सुबह करीब 4:30 बजे मंदिर के अंदर जाकर नमाज पढ़ी और चला गया, जिसके बाद लोग गुस्से में आ गए। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि डोनेस्क में रूसी फौज ने रिहायशी इलाकों में मिसाइलें बरसाई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के मिसाइल हमलों में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। डोनेस्क यूक्रेन का वही हिस्सा है जिस पर कब्जे के लिए पुतिन की फौज जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन की सेना पर हमले कर रही है। लेकिन अब तक रूस की सेना डोनेस्क को अपनी मुट्ठी में नहीं कर पाई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन की फौज ने अब रिहायशी इलाकों में हमले पहले से और ज्यादा तेज कर दिए, ताकि लोगों में खौफ पैदा किया जा सके। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की सेना ने एक दिन में ही डोनेस्क में कई मिसाइलें दाग दी, जिनकी चपेट में आने से एक आदमी की मौत हो गई। हालांकि यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के ज्यादातर हिस्सों पर रूस ने जंग की शुरुआत में ही कब्जे का दावा किया था, लेकिन यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना डोनेस्क में रूसी फौज को अब भी मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हट रही। इस बीच अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक स्कूल बोर्ड मीटिंग के विरोध में छात्रों के माता पिता बीच सड़क पर लड़ पड़े। बताया गया कि जून के इस महीने को समलैंगिकों के समर्थन में प्राइड मंथ घोषित करने के लिए स्कूल बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई थी। इसी बात पर कुछ माता पिता भड़क गए। उन्होंने विरोध जताया कि उनके बच्चों को स्कूलों में जबरन समलैंगिकता के बारे में पढ़ाया जा रहा है, इसलिए वो गुस्से से फट पड़े और समलैंगिकता का समर्थन करने के लिए जुटे प्रदर्शनकारियों से जा भिड़े। बताया गया कि अंदर स्कूल बोर्ड की मीटिंग चल रही थी और बाहर छात्रों के माता पिता और समलैंगिकता के समर्थक एक दूसरे को मुक्के पर मुक्के मारते नजर आए। लात घूंसे चलते देखकर डंडे थामे पुलिसकर्मी भी एक बार को पीछे हट गए। इस बीच लड़ते लड़ते 2 लोग सड़क पर ही गिरे दिखे। तब जाकर पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को अलग किया। इधर मणिपुर में एक बार फिर हिंसा हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। मणिपुर में कई दिनों की शांति के बाद अचानक हिंसा भड़की और इम्फाल और कांगपोकपी में हिंसा हुई। बताया गया कि वहां मैतेई और कुकी समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए, जिसके बाद इम्फाल और कांगपोकपी एक बार फिर हिंसा की आग में सुलग उठे, जिसमें एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद इन इलाकों में हालात तनावपूर्ण हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए इम्फाल के पश्चिमी हिस्से और कांगपोकपी में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। बताया गया कि इन दोनों इलाकों में सुबह सुबह गोलीबारी की आवाजें सुनाई दी, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे, क्योंकि मैतेई और कुकी समुदाय के लोग एक बार फिर आमने सामने आ गए और मणिपुर में कई दिनों से बने शांति के माहौल में खलल पड़ गया। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब के मुद्दे पर दिए बयान पर बवाल हो गया और ओवैसी ने फडणवीस पर पलटवार किया। महाराष्ट्र में उर्स के जुलूस में औरंगजेब के पोस्टर लहराने के बाद मामला गर्मा गया था, क्योंकि पहले पोस्टर लहराने वाले एमआईएम नेता गिरफ्तार हुए और फिर व्हाट्सएप पर औरंगजेब की तस्वीरों वाला स्टेटस लगा दिया था, जिस पर कोल्हापुर में जमकर हिंसा हुई थी। 2 दिन पहले फडणवीस ने इसी मुद्दे पर बयान दिया था और औरंगजेब के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने वालों को इशारों में औरंगजेब की औलाद कह दिया था। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जिस पर ओवैसी भड़क गए। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? ये विवाद ओवैसी की पार्टी के ही एक नेता की वजह से खड़ा हुआ, क्योंकि उसने उर्स के जुलूस में औरंगजेब की तस्वीरों वाला पोस्टर लहरा दिया था। ओवैसी की पार्टी के नेता को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि उसने एक रात में रूस के 10 से ज्यादा हवाई हमलों को नाकाम कर दिया। यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस ने इन हमलों में बड़े पैमाने पर ईरान के शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल किया था।
लेकिन वो यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टमों के आगे नहीं टिक पाए। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने उसके मिलिट्री अड्डों पर शाहिद 136 ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। और यूक्रेन का ये दावा है कि इस हमले में रूस को करीब 10 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन का नुकसान उठाना पड़ा। दावा तो ये भी है कि इन हमलों में यूक्रेन ने रूस की 4 क्रूज मिसाइलों को भी ढेर कर दिया। यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने रात के वक्त उसके सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश रची, जिसे उसकी वायुसेना ने नाकाम कर दिया। यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि पुतिन के एक ड्रोन ने कीव के सुरक्षा कवच को भेद दिया। यूक्रेन ने कीव की सुरक्षा में जर्मनी से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया था। लेकिन यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूस के आत्मघाती ड्रोन लैंसेट ने उसे चकमा देकर धमाके के साथ नष्ट कर दिया। दावा किया गया कि रूस के इस ड्रोन ने कीव के आसमान की सुरक्षा में तैनात जर्मनी के एयर डिफेंस सिस्टम के रडार को चकमा दिया और उसे तबाह कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन के पास मौजूद जर्मनी का इकलौता एयर डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद हो गया। जर्मनी का आइरिस-T वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे यूक्रेन ने अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को हटाकर कीव की सुरक्षा में तैनात किया था। लेकिन दावा है कि रूस के आत्मघाती ड्रोन ने उसे भी बर्बाद कर दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मारपीट के बाद उस इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले ही टीएमसी और सीपीएम के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। आरोप है कि सीपीएम के उम्मीदवार जब नामांकन करने पहुंचे तो टीएमसी के समर्थकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर विवाद बढ़ गया और फिर उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। इस झड़प में दोनों ही पार्टियों के कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बवाल की जानकारी मिलते ही उस इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि फिर कोई हंगामा न हो सके। राज्य में 8 जुलाई को एक चरण में पंचायत चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नौकरी छीनने पर भड़का एक आदमी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की गाड़ी के आगे कूद गया। हालांकि गनीमत यह रही कि उस आदमी को कोई चोट नहीं आई, क्योंकि गाड़ी के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए वक्त रहते ब्रेक लगा लिया। इसके बाद कुछ पुलिस वालों ने उस आदमी को गाड़ी के सामने से हटा दिया। इस घटना को देख स्मृति ईरानी भी गाड़ी से उतरकर उस आदमी से मिलने पहुंच गईं। उन्होंने उस आदमी की समस्याएं पूछी और उसकी मेडिकल जांच कराने के निर्देश दिए। गाड़ी के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे, आप पहले मेडिकल कराइए। बताया गया कि वो आदमी चौकीदार था, जिसे काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 5 जून को नौकरी से निकाल दिया गया था। इसी से नाराज होकर वो गाड़ी के सामने कूद गया। उधर यूक्रेन ने आशंका जताई कि उसके खैरसोन में नोवा कोखोवका बांध टूटने की वजह से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु प्लांट में बहुत खतरनाक हादसा हो सकता है, क्योंकि खैरसोन के बांध से यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी पानी सप्लाई होता था, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है। लेकिन बांध को ऑपरेट करने वाली यूक्रेन की कंपनी ने कहा कि बांध टूटने के कारण अब वो प्लांट को पानी सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि नोवा कोखोवका बांध में पानी का स्तर बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। और अब अगर जापोरिजिया परमाणु प्लांट को नोवा कोखोवका बांध से पानी नहीं मिल पाया तो ऐसा रेडिएशन फैल सकता है जो पूरे यूरोप को मार डाले। खैरसोन में मौजूद नोवा कोखोवका बांध जापोरिजिया परमाणु प्लांट से 150 किलोमीटर दूर है और जापोरिजिया परमाणु प्लांट अपने रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए नोवा कोखोवका बांध का पानी इस्तेमाल करता है। पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखना पड़ता है, नहीं तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के लीक होने का खतरा रहता है। अब नोवा कोखोवका बांध के टूटने के बाद डर है कि ये हो पाएगा या नहीं। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि नोवा कोखोवका बांध टूटने के पीछे जेलेंस्की का ही हाथ है। कुछ दिनों पहले यूक्रेन की सबसे लंबी नदी नीप्रो पर बने नोवा कोखोवका बांध को गिरा दिया गया था, जिस पर यूक्रेन ने रूस पर बांध ढहाने का आरोप लगाया था। लेकिन इस बीच उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उत्तर कोरिया ने दावा कर दिया कि जेलेंस्की ने ही यूक्रेन की नीप्रो नदी पर बने नोवा कोखोवका बांध को गिरा दिया और वहां लोगों को खतरे में डाल दिया। उत्तर कोरिया की न्यूज एजेंसी KCNA की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि रूस पर आरोप लगाने के लिए यूक्रेन ने ये साजिश रची। वहीं उत्तर कोरिया ने भी आरोप लगाया कि यूक्रेन ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस के खिलाफ ये साजिश रची। जबकि उत्तर कोरिया से पहले रूस भी जेलेंस्की पर नोवा कोखोवका बांध तोड़ने का आरोप लगा चुका है, लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने इस बांध को बम से उड़ाया। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी और बच्चों के बीच हुई चैट का कुछ हिस्सा सामने आया है, जिसमें आरोपी बच्चों को नमाज पढ़ने का समय बता रहा है। बच्चे अब्दुल रहमान से स्कूल में एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी और बच्चों के बीच हुई चैट का कुछ हिस्सा सामने आया है और इस चैट से पर्दाफाश हुआ है कि किस तरीके से चैट में आरोपी बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है, उनके ऊपर नमाज पढ़ने का दबाव बना रहा है। और चैट का जो हिस्सा सामने आया है उससे ये साफ होता है कि वो लगातार इस कोशिश में था कि बच्चों का धर्मांतरण किया जाए, उनको बरगलाया जाए और ब्रेन वॉश करके वो नमाज पढ़ने लगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई। गाजियाबाद में जो गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का मामला सामने आता है, अनोखा तरीका होता है। अब दरअसल इस मामले में एक चैट का हिस्सा वायरल हुआ है, जिसमें आरोपी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी और बच्चों के बीच
हुई चैट का कुछ हिस्सा सामने आया है, जिसमें आरोपी बच्चों को नमाज पढ़ने का समय बता रहा है। बच्चे अब्दुल रहमान से स्कूल में एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गेमिंग ऐप से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक रेस्टोरेंट में लड़के और लड़कियां मारपीट करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें लड़के और लड़कियां एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करते दिखाई दिए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें लड़के और लड़कियां आपस में बहस करते नजर आए। देखते देखते बात इतनी बिगड़ गई कि उन लोगों के बीच कुर्सियां चलने लगी। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मारपीट करते रहे। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। वीडियो का संज्ञान लेकर उक्त लोगों को थाना क्रॉसिंग पर लाकर पूछताछ की गई। पुलिस के मुताबिक ये पूरा झगड़ा मामूली कहासुनी के बाद शुरू हुआ। प्रदेश के मैनपुरी जिले में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए और पुलिस ने बताया कि वो दोनों बदमाश घायल होकर वहीं गिर गए, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए और 2 लुटेरे